उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। पीएम मोदी लगातार मजदूरों के बारे में पूरी जानकारियां लेते हुए समाधान पर चर्चा कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में बचाव और अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस दौरान आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अधिकारियों के साथ सुरंग में प्रवेश किया, जहां फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबरें चुनावी राज्यों से। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह रंगारेड्डी में रोड शो और निजामाबाद में एक चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और केसीआर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारी केसीआर को अब हटाने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस तेलंगाना को एक नंबर का राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि वहां मंत्री बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर टेंडर निकालकर कोटेशन मांगकर कौन ज्यादा पैसा देता है वो मंत्री बनता है। जो जनता का आदमी है वो मंत्री नहीं बनता है। केसीआर को कौन पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी को कौन पैसा देगा, वो मिनिस्टर बनता है। ये भ्रष्टाचारी केसीआर को हटाने का समय आ गया है। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पर उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा कि आज़ादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार रही हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा सरकार की छवि हमेशा साफ और स्पष्ट रही है। हम लोग जानते हैं कि हम कहते हैं और तेलंगाना के लोग भी ये कहते हैं स्टेट फर्स्ट, लेकिन टीआरएस कहती है फैमिली फर्स्ट। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी, बहनों भाइयों, यहां फैमिली फर्स्ट नहीं होगी बल्कि तेलंगाना फर्स्ट होगा। कांग्रेस के दिग्गज भी तेलंगाना में प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के पलकुर्ती में जनसभा को संबोधित किया। महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हुए प्रियंका ने कई बड़े वादे किए। तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़े होने की मजबूती और शक्ति दे सकते हैं। छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और हर जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनाना चाहते हैं हम। भारतीय प्रेस परिषद ने राजस्थान चुनाव के संबंध में खबर को छद्म विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए जयपुर और जोधपुर से छपने वाले कई अखबारों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। भारतीय प्रेस परिषद ने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिया, इंडिया न्यूज़, सच बेदारक, दैनिक नवज्योति और समाचार जगत के जयपुर संस्करण के अलावा हुक्मनामा समाचार, दैनिक जलते दीप और दैनिक नवज्योति के जोधपुर संस्करण के खिलाफ संज्ञान लिया है। इन सभी अखबारों ने अपने हेड के नीचे 20 नवंबर को बैनर हेडलाइन के तौर पर विज्ञापन को छापा था, जो कि राजस्थान चुनाव से संबंधित था। सभी अखबारों के संपादकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर
जवाब मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों के दौरान फर्जी मतदाता पहचान पत्र के कथित इस्तेमाल के मुद्दे पर आज सचिवालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि दुनिया एक परिवार है और हम हर किसी को आर्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के सभी साधनों पर कब्जा करने के लिए लोग लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। World is one family, and we will make everybody Arya. That is culture. That word also is inadequate. But for the want of better word, I must say culture. Then there is second, Dhana Vijay. To acquire possession of all means of material happiness, people try to fight and dominate each other. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कोविड काल के बाद बदली वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व को आभास हुआ है कि भारत ही पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। There is no bliss and peace. And now, especially after Corona period, they have started rethinking. And it seems they are unanimous in thinking that Bharat will provide the way. The very birth of our society and our nation is for the same purpose. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग के 6वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारी मजबूत साझेदारी समुद्र तल से लेकर अंतरिक्ष तक फैली हुई है, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी, व्यापार, विज्ञान और तकनीक और लोगों से लोगों के बीच संबंध जैसे सभी संभावित क्षेत्र शामिल हैं। Our engagements extend from sea to space, covering all possible areas such as defense and security, cyber and critical technology, trade and economic, science and technology and innovations, education and people-to-people ties. Even our bonds of cricket have strengthened further. Another driving force of our relationship is the convergence in our understanding of and approach to the geostrategic environment, particularly in our common Indo-Pacific region. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग दोनों देशों के बीच मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा, AILD ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार लाने का प्रमाण है। AILD has quite aptly used the phrase Bridges of Bharosa as one of its themes. In this complicated world, it is the bharosa or trust between like-minded partners such as India and Australia, along with others, that is helping us in our efforts to secure a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific region along with a rules-based international order. As strong democracies and dynamic economies of the Indo-Pacific, we can make a difference through our cooperation on a practical, progressive and sustainable agenda. Together, that makes us a force for global good. आज के दौर में डीप फेक अब एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गया है। इस समस्या पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से लगातार चिंता जता रहे हैं। गुरुवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक वीडियो को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए अगले 10 दिनों में सरकार इसके लिए नियमन के लिए स्पष्ट कार्य योजना का मसौदा जारी करेगी, ये कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले और प्लेटफॉर्म दोनों पर जुर्माना होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार डीप फेक पर 4 मुद्दों पर काम करने जा रही है, जिनमें पहला मुद्दा है कि डीप फेक की जांच कैसे हो, दूसरा इसे वायरल होने से कैसे बचाएं,
तीसरा, कोई यूजर इसे कैसे रिपोर्ट करे और इस पर तुरंत कार्रवाई हो सके। और चौथा, इस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सब मिलकर कैसे काम करें। डीपफेक मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने साइबर विशेषज्ञों और इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ इस मामले पर लंबी बातचीत की है। उन्होंने बताया डीपफेक पर सरकार बेहद ही गंभीर रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग इस बात पर सहमत हुए हैं कि आईटी अधिनियम के तहत मौजूदा आईटी नियम डीपफेक से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ को रोकना सोशल मीडिया कंपनियों का कानूनी दायित्व है। Agreed that the current IT rules and under the IT Act provide for adequate compliance requirements on their part to deal with deepfakes. This has been agreed to by the platforms. I have urged them today and have said that we will follow it up with an advisory and a directive that all platforms must align there and transform their terms of use with their users to be consistent with the 12 areas that are prohibited on the Indian internet under 31B, Rule 31B. And the platforms have agreed in 7 days to ensure that harmonization and that alignment. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर रेल मंत्री ने बीते साल कुछ समय में भारतीय रेल में आए परिवर्तनकारी बदलाव की चर्चा की और इसकी गति को और बढ़ाने को समय की मांग बताया। ऑफिसर्स, यंग इंजीनियर्स, आप लोग जब डिसीजन मेकिंग यानी सीनियर पोजीशंस पे आओगे, पीएचओडी, जीएम, डीआरएम, तब आपके सामने एक नई तरह की रेलवे होगी, एक नया तरह का देश होगा। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट रेलवे में किया जा रहा है, ये जो रिफॉर्म्स रेलवे में किए जा रहे हैं, इन रिफॉर्म से और इन इन्वेस्टमेंट से रेलवे एक टोटली ट्रांसफॉर्म्ड होकर निकली। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और बुलेटिन में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक बहुत प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा रहा है। साथ ही इस यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए पंजीकरण भी किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन दिए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव जाकर लोगों को न सिर्फ योजनाओं की जानकारी दे रही है, बल्कि नागरिकों को योजनाओं में शामिल भी कर रही है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच कर पंजीकृत किया जा रहा है। यात्रा के दौरान नांदेड़ के इस्लापुर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पाने के लिए महिलाओं की भीड़ देखी गई। तकरीबन 35 से 40 महिलाओं ने उज्ज्वला योजना के लिए पंजीकरण कराया। यहाँ के स्थानीय महिला प्रियंका शेलके उज्ज्वला योजना से लाभान्वित होकर काफी खुश हैं। मुझे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन चाहिए था।
इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पर हमें ज़रूरी दस्तावेज मांगे गए और अब मुझे गैस कनेक्शन मिल गया है। पहले हमें धुएं के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब हमें इस योजना के बारे में पता चला तो हम यहाँ आ गए। हम मोदी सरकार के आभारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के लिए कार्यालय में 40-50 और आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस यात्रा में मौजूद एक गैस वितरक कंपनी के स्थानीय प्रबंधक ने बताया कि उनकी एजेंसी के माध्यम से लगभग 3000 गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। जब से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है तब से इस इलाके के दूर दराज गाँवों में अब तक तकरीबन 2400 से 3000 महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन दिया गया है। इस यात्रा के दौरान भी 35 से 40 महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इस योजना की महिलाओं में काफी मांग है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को चूल्हे और उसके धुएं से स्थायी रूप से मुक्ति मिल गई है। महिलाओं ने इसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने से पहले आज मैंने इन बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ा है। ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहाँ पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर के लिए टल गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तब तक सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी। सत्येंद्र जैन को खराब सेहत के चलते इस केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए अपनी ओर से नाम सुझाए। केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए नामों से दिल्ली सरकार चीफ सेक्रेटरी चुनेगी। केंद्र सरकार की ओर से नाम मंगलवार को कोर्ट के सामने रखे जाने की उम्मीद है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बारे में केंद्र से निर्देश लेने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की। वहीं LG ऑफिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मांग की कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए सुझाए गए नामों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन IAS के करियर पर गलत असर पड़ सकता है। कोर्ट के साथ साथ दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इससे सहमति जताई। दिल्ली के वर्तमान चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना केंद्र सरकार नरेश कुमार को सेवा विस्तार देने या फिर उनकी जगह नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति का फैसला ना ले। उधर दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं ईडी ने बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। राजधानी में बीते 3 दिनों से स्मॉग की गहरी परत छाई हुई है। कुछ मीटर दूर भी लोग साफ नहीं देख पा रहे हैं। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से सिर दर्द, थकावट, सांस में परेशानी जैसी समस्याएं अब आम हो गई हैं। पहले से बीमार लोगों को दवाएं भी राहत नहीं दिला पा रही हैं। इन सबके बीच बुरी खबर ये भी है कि अभी प्रदूषण और बढ़ सकता है। वीकेंड पर यह गंभीर स्तर में रह सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी वायु प्रदूषण सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह आनंद विहार में 411, वजीरपुर में 433 और आरके पुरम में 422
AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के साथ ही मायानगरी मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में है। लोगों को जहरीली हवा के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इस बार भी अपने अलग उत्पादों और उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए दिख रहा है। खास बात यह है कि यहाँ महिला उद्यमिता के रंग भी नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पवेलियन में इन महिला उद्यमियों से बात की हमारे संवाददाता रजनी सेन ने। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कला और संस्कृति के रंग तो सज ही रहे हैं। महिला उद्यमिता की सफलता की झलक भी यहाँ दिखाई दे रही है। परिधान हो, कलाकृतियाँ या खेल खिलौने, महिला उद्यमी अपने स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मेहनत और नेतृत्व की कहानियां साथ लेकर आई हैं। मध्य प्रदेश के बुधनी से आई ये महिला उद्यमी लकड़ी के अनोखे खिलौने लेकर आई हैं, जो बच्चों को मोबाइल से दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये जो खिलौना ये नया प्रोडक्ट है। पहले ये कील में था, इसको हमने कील की जगह धागे में बनाया है और ये पूरे खिलौने हैं नेचुरली कलर से बने हैं। ये हल्दी कलर है, ये मेहंदी कलर है, जो रेड कलर है ये अपने नुक्ती में जो डलता है नेचुरली कलर से पूरे प्रोडक्ट बने, जो बच्चों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हो मुंह में डालने से या स्किन पे टच होने से या हाथ से छूने से। ये हमारा जो पुराना प्राचीन खिलौना था ये इस टाइप का था, इसको हमने इस नए रूप में डेवलप किया जिसकी आवाज़ भी अच्छी है, कलर भी अच्छा और देखने भी अच्छा लगता है। और कुछ इसी तरीके का ये खिलौना है। तरीके से है मैम, ये देखिए पहले इसी टाइप के है ना प्लास्टिक में चलते थे, ये देखिए पूरा वुडन है। ये कार को इस तरीके से चलाना कि बच्चे का मन लगा रहे। मुझे यहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव लग रही हैं, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये चीज़ें मतलब नॉर्मल मार्केट में नहीं देखने को मिलती हैं। सो काफ़ी अलग है, इनोवेटिव है। वहीं इंदौर से आई ये महिला उद्यमी गोबर और मिट्टी से बने इको फ्रेंडली उत्पाद लेकर आई हैं, जो न केवल देखने में बेहद सुंदर हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। कहीं ना कहीं गोबर यानी अपनी बहुत प्राचीन संस्कृति है, जो पहले के ज़माने में गोबर के घर लिपे जाते थे, पर आज वो चीज़ें लुप्त हो गई है। तो हमने कहीं ना कहीं सबके घर में ये चीज़ें वापस देखने को आए, इसलिए हम लोगों ने होम डेकोरेटिव आइटम को बनाते हैं। तो परिधानों में भी इन महिला उद्यमियों ने खरीदारों को अनेक विकल्प दिए हैं। मध्य प्रदेश के जो परिधान है उन पर ख़ास तरह की कलाकृतियाँ उकेरी जाती हैं और वो कलाकृतियाँ और उनके डिज़ाइन पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा रहे हैं। बाघ प्रिंट एक ऐसा ही प्रिंट है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है पूरी दुनिया में। एक महिला उद्यमी है हमारे साथ मध्य प्रदेश से, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका नाम बताइए। मैं राखी कड़ेकर, धार मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के जो कपड़े हैं, साड़ियाँ हों, सूट हो, मटेरियल हो, सब कुछ बड़ा पॉपुलर है। अपने डिज़ाइन के कारण क्या ख़ास बनाता है उनको? वो इसलिए ख़ास है, एक तो नेचुरल कलर होते हैं मैम, और उसमें ये है कि इसकी जो भी चीज़ उसमें नेचुरल रहती है उसके मतलब पहनने से उसके आजकल जो सिंथेटिक कपड़ा रह रहा है उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट, कुछ स्किन डिसीज वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही। और हम जो चीज़ बना रहे उसमें मतलब अगर अपन पहन रहे कर रहे तो उसके इतने मतलब बेनिफिट है, आपकी स्किन डिसीज वगैरह हुई, कुछ अदर प्रॉब्लम हुई और पहनने पे इतना कंफर्ट रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने साथ भारत के हर राज्य की विविधता से भरी संस्कृति की झलकियां लेकर आया है। जहां खरीदारी के सैकड़ों विकल्प मौजूद हैं, तो वहीं समय के साथ ताल से ताल मिलाते उत्पाद भी खरीदारों को लुभा रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में न केवल उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिल रही है, बल्कि देश भर से जो कलाकार यहाँ पर आए हैं वो कला और संस्कृति की रंगोली भी सजा रहे हैं। ऐसे ही कलाकारों के साथ हम मौजूद हैं जो झारखंड से आए हैं और यहाँ अपनी नृत्य कला के माध्यम से विविध भारत की रंगोली सजाएंगे और कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दिल्ली के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दीपावली का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस त्यौहार को भी दीपों का त्यौहार कहा जाता है। धर्म नगरी चित्रकूट में देव उठनी एकादशी पर्व पर मंदाकिनी के रामघाट पर देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। में देवउठनी एकादशी पर दीपदान करने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान किया और परिक्रमा कर दीपदान किया। इसका शुभारंभ दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास एवं कामतानाथ मंदिर के प्रमुख
मदन दास महाराज ने किया। इस अवसर पर मां मंदाकिनी की विधिवत पूजा अर्चना की गई और दीप प्रज्वलित कर उनको नमन किया गया। पूरे घाटों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया और दोनों प्रदेशों के तटों पर लाखों दीप जलाए गए। पूरा मंदाकिनी तट दीपों से जगमग हो रहा था। इस अवसर पर मां मंदाकिनी की आरती की गई। लेजर शो और आतिशबाजी का भी प्रदर्शन किया गया। श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने भी इस आयोजन का आनंद उठाया। तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह भी जगह जगह पर आयोजित किया जाता है। सारे लोग दीपोत्सव को, इस देव दिवाली महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दोनों तरफ के घाटों में असंख्य संख्याओं में दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप से मां मंदाकिनी जगमगा उठती हैं और इसके साथ ही कई जगह जगह पर माता मंदाकिनी की आरती का भी आयोजन किया जाता है। चित्रकूट धाम में प्रभु श्री सीताराम जी रहे, यहाँ पर भी देव दीपावली मनाई गई। अमरनाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए कहीं काला, देवताओं सहित यहाँ पर फूल भी किरातों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ यह देव दीपावली मनाई जाती रहे। स्वयं देवता यहाँ पर आते रहे। देव दीपावली का यह पावन पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी से धार्मिक कार्य और शादी विवाह का शुभारंभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और हमास के बीच आज 4 दिनों का संघर्ष विराम शुरू हुआ। स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से संघर्ष विराम शुरू है। कतर में मध्यस्थों ने कहा कि आज 13 इजरायली और बच्चों को रिहा किया जाएगा। दोनों पक्षों ने कहा कि यह संघर्ष विराम अस्थायी है। संघर्ष विराम के तहत गाजा में अतिरिक्त मानवीय मदद आज से भेजी जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाले संघर्ष विराम में 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इजराइल के जेल में बंद फिलिस्तीनियों को भी रिहा किए जाने की संभावना है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के साथ अंटार्कटिका का दौरा किया। गुटेरेस और बोरिक की ये मुलाकात 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 से पहले हुई। दौरे के दौरान दोनों ने कोलिंस और नेल्सन ग्लेशियर समेत कोपेटिक द्वीप पर पेंगुइन और अन्य देशी प्रजातियों को देखा। गुटेरेस COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान मौजूदा जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्रवाई का आह्वान करेंगे। पेरिस समझौते के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस के वार्मिंग लक्ष्य को जीवित रखने के उद्देश्य से विश्व नेता वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।